नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शनिवार की रात, इसे आप कयामत की रात कह सकते हैं, इसे आप बेकरारी की रात कह सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि ये जो 8-10 लोग हैं, इन्हें आज की रात नींद नहीं आएगी। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान है, हो सकता है कल ये दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी हो सकता है गद्दी ही चली जाए। कमलनाथ हैं, इन्हें तो 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है। अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत हो सकता है इस बार रिवाज बदल दें, राजस्थान में इतिहास रचते हैं। वसुंधरा राजे हैं, इनके भी हाथ कुछ ना कुछ लग सकता है। केसीआर की जैसे पारी ही समाप्त हो सकती है कल, पारी का नया उदय हो सकता है, पारी समाप्त भी हो सकती है। सचिन पायलट हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, नड्डा हैं, एक लंबी फेहरिस्त आप कह सकते हैं, जिन्हें आज की रात मुश्किल से नींद आएगी। लेकिन 2 लोग और हैं, इस फेहरिस्त के अलावा 2 और लोग हैं, और हो सकता है इन्हें आज की रात नींद ही ना आए। नरेंद्र मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह। अब दोस्तों, जहां तक मोदी जी और अमित शाह की बात है, तो आप कह सकते हैं कि बाकियों के हाथ से तो राज निकलेगा, लेकिन कल अगर बीजेपी हारती है, अगर ये सेमीफाइनल हारती है, आप यूं कहें कि मिनी जनरल इलेक्शन हारती है, मिनी लोकसभा का चुनाव हारती है कल, तो आप कह सकते हैं कि मोदी जी का मुश्किलों का दौर भी फिर कल से ही शुरू हो रहा है। इसलिए उनको कम से कम राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान 1 या 2 राज्य जीतने बेहद जरूरी हैं। अगर मोदी जी सिर्फ 1 राज्य जीतते हैं तो सवाल उठेंगे, सब कुछ हारते हैं तो मोदी जी के लिए मुश्किल का दौर है, कांटों भरा रास्ता है 24 के लिए। और अगर मोदी जी कहीं छत्तीसगढ़ भी जीतते हैं, राजस्थान भी जीतते हैं, मध्य प्रदेश में भी हाथ मार देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मोदी मैजिक फिर बरकरार है। फिर एक बड़ी चुनौती मोदी देने जा रहे हैं 24 में। और अगर खुदा ना खास्ता ये जो कल का जो आंकड़ा है वो मोदी के फेवर में नहीं जाता है, तो आप मान लीजिए 24 के रास्ते में कांटे इंतज़ार कर रहे हैं, फूल गायब मिलेंगे रास्ते से। अब दोस्तों, जहां नतीजों के बीच ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम मंडे को आएगा, 1 दिन बाद आएगा, तो ये जो 4 राज्य हैं, कल सिर्फ 1 रात बची है इनके नतीजों में, और जो नतीजे हैं वो असली नतीजे हैं, वो कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नहीं है। बेकरारी की रात बीच में। इसलिए मुझे लगता है कि नतीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। ये जो हार जीत होगी, इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है। तो दोस्तों, जो असली सवाल है संडे के दिन, वो ये है कि अगर मोदी जीतते हैं, बीजेपी जीतती है, तो फिर क्या होगा 2024 में फाइनल में, आपको क्या इंपैक्ट दिखता है। और अगर कांग्रेस जीतती है, तो फिर क्या होने जा रहा है 2024 में। क्या वाकई मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये मिनी लोकसभा है, मिनी जनरल इलेक्शन है, सेमीफाइनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रुझान कल मिलेंगे नतीजों से, वो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ कर देंगे What is going to happen in 2024। और मैं मध्य प्रदेश से बात शुरू करना चाहता हूं, जहां को लेकर घमासान मचा है, और घमासान गोदी मीडिया में मचा है। आज तक वर्सेस एबीपी जहां हो रहा है, सट्टा मार्केट बेहाल है, जहां लाखों लाख लोगों के चले गए जब से एग्जिट पोल आया है। और उसकी वजह यह है कि एबीपी जिता रहा है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, 230 सीट वाला। और जो आज तक चैनल है, इंडिया टुडे, वो जिता रहा है, सरकार बना रहा है शिवराज सिंह चौहान की। तो अब सवाल यह है कि अगर आज तक 162 सीटें दे रहा है, 162 तक सीटें दे रहा है बीजेपी को, तो शिवराज अगर जीतते हैं तो क्या होगा। और अगर एबीपी पर हम भरोसा करें, 137 सीट कांग्रेस को दे रहा है, यानी कांग्रेस स्वीप कर रही है, अगर हम एबीपी की बात सुने। अगर शिवराज जीतते हैं फिर क्या होगा। और मुझे लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो वो 5वीं बार, फॉर द 5th टाइम, वो मध्य प्रदेश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होंगे। एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगे कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं चुनौती बन जाएंगे नरेंद्र मोदी के लिए।
अब दोस्तों 3 ही सिचुएशन हो सकती मध्य प्रदेश में। एक जो मैंने कहा कि अगर आज तक के हम एग्जिट पोल पे यकीन करें, शिवराज सिंह जीत जाते हैं, स्वीप कर जाते हैं, तो शिवराज चुनौती बन रहे हैं, मुसीबत बन रहे हैं मोदी के लिए। 5वीं बार के वो चीफ मिनिस्टर होंगे, ओबीसी लीडर होंगे, और एक उनके साथ आप कह सकते हैं कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, बहुत से नेता, मेनका गांधी, वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, जो भी कहीं ना कहीं मोदी से नाराज़ हैं, सब शिवराज सिंह के पीछे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश ये भी हो रही है, गुजरात लॉबी एक कोशिश ये भी कर रही है कि इन केस अगर बीजेपी मध्य प्रदेश जीतती है तो क्या शिवराज का कोई विकल्प हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं। जेपी नड्डा इसी मिशन में लगे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि वो माहौल भांप रहे हैं, क्या हो सकता है। बहरहाल अगर मोदी जी ने शिवराज के चुनाव जीतने के बावजूद उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। एक ऐसा ब्लंडर कि हो सकता है मध्य प्रदेश 2024 में धोखा दे जाए मोदी को, जहां पिछली बार 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी, स्वीप कर दिया था मध्य प्रदेश। तो एक सिचुएशन तो ये। दूसरी सिचुएशन है कि अगर सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी जीते और छत्तीसगढ़, राजस्थान हार जाए, तो फिर मोदी फैक्टर पे ही सवाल खड़े होने लगेंगे। और तीसरी सिचुएशन, अगर कमलनाथ जीतते हैं तो फिर क्या होगा। जाहिर तौर पे कमलनाथ का कद बढ़ेगा, राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस आएगा, शिवराज सिंह की तब पारी समाप्त है। अब राजस्थान की बात करते हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ भी है। कुछ चैनल्स हैं जो अशोक गहलोत की सरकार बना रहे हैं, जिसमें आज तक है। कुछ चैनल हैं जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, मोदी जी की सरकार बना रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अशोक गहलोत अगर दोबारा फिर से रिपीट हो जाते हैं और वो रिवाज बदल देते हैं, रोटेशन का रिवाज बदल देते हैं कि अब की बार भाजपा नहीं, अब की बार दोबारा कांग्रेस, तवे पर रोटी पलटी ही नहीं गई, वही रोटी रही, तब क्या होगा। अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका होगा मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। वसुंधरा जी को किनारे कर दिया गया था, सिर्फ मोदी की तस्वीर थी। वो चाहे नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो या चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, चेहरा जो था वो राजस्थान में मोदी जी का था। तो मोदी जी के लिए एक 440 वोट का झटका आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा झटका होगा। और फिर वही मोदी फैक्टर पे सवाल उठेंगे। और दूसरी तरफ वसुंधरा इस सिचुएशन से थोड़ी खुश होंगी कि भाई आपने हमको इग्नोर किया, आपने हमको साइडलाइन किया, तो देखिए आप हार गए। ये मैसेज वसुंधरा का मोदी जी के लिए होगा। और जो सचिन पायलट हैं, जो दिल पर पत्थर रख के इंतज़ार कर रहे थे कि अशोक गहलोत कुर्सी खाली करें तो हम आएँ, उनके लिए फिर से इंतज़ार हो जाएगा, एक लंबा इंतज़ार हो जाएगा। और हो सकता है, जैसा कि मेरी बातचीत हो रही थी कुछ नेताओं से कांग्रेस में, सचिन पायलट फिर जयपुर छोड़ के दिल्ली की राजनीति करेंगे। हो सकता है राहुल गांधी उनको सेंटर में अकोमोडेट कर लें। तो ये स्थिति है राजस्थान की, जहां मोदी की हार मोदी पर सबसे बड़ा सवाल करेगी। अब दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी ओपिनियन पोल आए, जितने भी एग्जिट पोल आए, सब ने A to Z छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे रखा है। हालांकि टफ फाइट है, मुकाबला थोड़ा कड़ा है पिछली बार की तरह, और आप यूं कह सकते हैं कि 5-10 सीटों का ही इजाफा है भूपेश बघेल को, जैसा कि एग्जिट पोल बताते हैं। लेकिन अगर ये 8-10 सीटों पर खेला हो गया, सपोज करिए, और भूपेश बघेल रह गए, तो मोदी जी को आप कम से कम आप कह सकते हैं ग्रेस मार्किंग मिलेगी अगर वो छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं। क्योंकि मैसेज यही जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी फेस नहीं था बीजेपी का, फेस वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे बीजेपी को, उनको शुरू से ही, आप मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक गोदाम में कैद कर लिया था अमित शाह ने। तो ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, वो मोदी जी लड़े हैं, साथ में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। ये जो है सेहरा फिर इनके बंधेगा, और हो सकता है फिर ईडी और इनकम टैक्स का और भी इस्तेमाल हो। लेकिन अगर भूपेश बघेल जीतते हैं तो मोदी जी को एक मैसेज जाएगा कि ईडी और इनकम टैक्स के छापों का उल्टा असर होता है। और एक चीज़ और होगी कि भूपेश बघेल जब दोबारा जीतेंगे, ओबीसी लीडर के तौर पर कांग्रेस में उनका कद बढ़ेगा। फ़ायदा राहुल गांधी और प्रियंका को भी होगा, जिन्होंने
काफ़ी रैलियां छत्तीसगढ़ में की हैं। अब दोस्तों अगर बात करें चौथे राज्य की, तेलंगाना की, तो मुझे लगता है कि भले ही आपकी दिलचस्पी दक्षिण भारत में ना हो, भले ही आप उत्तर भारत की सियासत में ज़्यादा रुचि रखते हो, फिर भी तेलंगाना सबसे इंपॉर्टेंट राज्य। कल जो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि 5वां राज्य मिजोरम मैंने कहा मंडे को आएगा, संडे को जो 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, अगर आप राजनीतिक शास्त्री के तौर पे देखें, अगर आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वो तेलंगाना है, जहां इतिहास या तो बनेगा या फिर केसीआर जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए इतिहास के वो अध्याय बनने जा रहे हैं कल। उसकी वजह यह है कि तेलंगाना का जो सारा मूवमेंट था, ये जो राज्य बना आंध्र प्रदेश से टूटकर, उसके पीछे एक ही शख्स था जो प्रतीक बन गया, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, और इनकी पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। लेकिन जब दूसरी बार केसीआर साहब ने स्वीप किया तेलंगाना, 119 के हाउस में 99 सीटें जीती। 119 का हाउस है, 119 विधायक हैं, उसमें से 99 विधायक, यानी 119 में 100 मान लीजिए आप, वो केसीआर के थे। और जो कांग्रेस थी उसके 7 विधायक थे, बीजेपी की तो गिनती ही नहीं थी। 7, सिर्फ 7, 07 कांग्रेस और 99 पे केसीआर थे। तो केसीआर को ये लगने लगा कि तेलंगाना से आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान पे काबिज होना चाहिए। और फिर उन्होंने केजरीवाल को बुलाना शुरू किया, अखिलेश यादव को बुलाना शुरू किया, ममता बनर्जी को बुलाना शुरू किया, स्टालिन के पास गए, कभी नीतीश कुमार के पास गए। तीसरा मोर्चा बना रहे थे वो, और अपनी पार्टी तेलंगाना का नाम बदल के भारत कर दिया, भारत राष्ट्रीय समिति। टीआरएस बीआरएस हो गई। ख्वाब देख रहे थे प्रधानमंत्री का, और हो सकता है प्रधानमंत्री का ख्वाब तो छोड़िए, कल मुख्यमंत्री भी ना रहे, चांसेस हैं एग्जिट पोल के। तो सबसे बड़ा, अगर आप कह सकते हैं, अर्श से कोई फर्श पर आएगा, अगर आएगा, अगर एग्जिट पोल सही होते हैं, तो केसीआर होंगे। और एक नई इबारत एक शख्स लिखेगा कल दक्षिण भारत में, राहुल गांधी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने पहले कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं थी, कांग्रेस किसी जमीन पर नहीं थी तेलंगाना में। आप सोच लीजिए कि 99 विधायक, 99 एमएलए जहां केसीआर के हों, कांग्रेस के 7 विधायक हों, सिर्फ गिनती ना हो जहां विधानसभा में, वहां कोई पार्टी सोच सकती है कि वो 60 प्लस जा सकती, मेजॉरिटी बना सकती। तो अगर कल मेजॉरिटी बनती है कांग्रेस की, तो इतिहास दक्षिण भारत का फिर से लिखा जाएगा। और 2024 में यही इतिहास मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब दोस्तों एक तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो, और वो तस्वीर है डीके शिव कुमार। ये जो साहब हैं डीके शिव कुमार, ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस पर गौर करिएगा। अगर कल तेलंगाना, जी हाँ, अगर 3 दिसंबर को तेलंगाना कांग्रेस की झोली में आ गया, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो फिर डीके शिव कुमार इस देश के नए चाणक्य होंगे। डीके शिव कुमार वो नेता हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हालांकि अरबपति खरबपति हैं, लेकिन इस देश में कोई नेता अपनी कमाई हुई, अपने बिजनेस से कमाई हुई धनराशि खर्च नहीं करता। ये आदमी रॉबिन हुड है। ये आदमी वो शख्स है जो अपने बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पार्टी में, रैली में खर्च करता है। कर्नाटक को बदलने वाला शख्स ये था, उलटफेर करने वाला, और यही आदमी कर्नाटक से तेलंगाना चला आया। अगर 3 दिसंबर को कांग्रेस तेलंगाना जीतती है, तो डीके शिव कुमार नए चाणक्य होंगे। और ये जो अमित शाह हैं, इनको फिर जगह देनी पड़ेगी, इनको एक पायदान नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि डीके शिव कुमार ने रीडिफाइन किया है साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को, नई तरीके से परिभाषित किया है दक्षिण भारत की राजनीति को। कर्नाटक जीता, और अगर वो तेलंगाना जीतते हैं, तो एक बात एकदम तय है, नए नेता जिस पर गौर करना होगा उत्तर भारत को भी, वो डीके शिव कुमार होंगे, मैन ऑफ द सीरीज। अब दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि बहुत से लोगों को आज की रात, शनिवार की रात, नींद नहीं आएगी, लेकिन 2 लोग मैंने कहे थे ऐसे हैं जिनको हो सकता है वाकई नींद ना आए, अमित शाह और मोदी। और इसकी वजह है, एक लाइन में जो वजह है, जो मुझे लगता है
और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वजह यह है कि अगर आप शिवराज सिंह को देखें तो मध्य प्रदेश दांव पे लगा है, अशोक गहलोत का राजस्थान दांव पे लगा है, किसी का तेलंगाना दांव पे लगा है। इन दोनों लोगों का हिंदुस्तान, दिल्ली की कुर्सी, सब कुछ दांव पे लगा है। और एक चीज और, अगर मोदी 24 हारे तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। अगर आप सोचें कि अगर राहुल गांधी को मौका मिलता है, इंडिया अलायंस को मौका मिलता है, एक चीज़ और होगी 24 में, सिर्फ सत्ता ही नहीं आएगी राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास फिर सीबीआई भी होगी, ईडी भी होगी, इनकम टैक्स भी होगी, डीआरआई भी होगी, सेबी भी होगी, और सरकार की हर फाइल होगी जो मोदी जी के टेबल और अमित शाह के टेबल पर है। ये चीज़ अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो सेमीफाइनल है इसको लेकर मोदी और शाह के माथे पे शिकन क्यों है, और हो सकता है वाकई उनको नींद ना आए। अब दोस्तों 3 दिसंबर को मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारा जो प्रोग्राम है, शो है इलेक्शन लाइव पर, वो ज़रूर देखें। क्योंकि जहाँ तक नंबर की बात है, कौन जीत रहा है तो सारे चैनल दिखा रहे हैं। ये तो आपको ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे जानकारी है, यूट्यूब पे, टीवी पर है। कौन जीत रहा है खबर ये नहीं है, क्यों जीत रहा है और जीतने के बाद आगे क्या हो रहा है, और क्या कोई सच्चाई से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, हिम्मत करके बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या अधूरी जानकारी दे रहा है। इसलिए जो पैनलिस्ट होंगे या मैं होऊंगा, आप ज़रूर 3 दिसंबर को ये प्रोग्राम देखिएगा। 8 बजे से शुरू होगा और मुझे लगता है 11-12 बजे तक तस्वीर साफ़ हो जाएगी सेमीफाइनल की। तो ये आज का प्रोग्राम था, वीडियो था। अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और अगर इस चैनल को आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों से कहिए, खुद भी शेयर करिए। जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और अगर आपके दिमाग में कुछ है कि वीडियो इस टॉपिक पर होना चाहिए तो वो टॉपिक भी ज़रूर आप लिख सकते हैं। मैं उस पर बिल्कुल विचार करूँगा अपनी टीम के साथ। तो ये आज आपके सामने आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।